सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत लंबे समय के बाद आपको मास्टरिंग कॉन्सेप्ट्स में एक नई वीडियो देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे। आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में नॉमिनल हेड के बारे में। यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे देश में भारत में दो तरह के होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल हेड बोलते हैं हम भारत के प्रधानमंत्री को, और जो नॉमिनल हेड होता है यानी नामात्र का जो एग्जीक्यूटिव होता है वो बोलते हैं हम भारत के राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के बारे में ही हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 में इसका जिक्र हमें मिलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या क्या पढ़ेंगे हम प्रेसिडेंट के बारे में? क्वालिफिकेशन उनकी, इलेक्शन किस तरीके से होता है प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट प्रोसीजर यानी उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, वेतन और भत्ते किस तरह से मिलते हैं राष्ट्रपति को, पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या क्या है भारत के राष्ट्रपति की, और लास्ट में हमारा रहेगा पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जिस पे काफ़ी सवाल भी उठते हैं कि क्या राष्ट्रपति की स्थिति कमज़ोर है या फिर मजबूत है। उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन जान लेते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जो है उसकी योग्यताएं क्या क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और किसी भी सरकारी पद पर वो जो है आसीन नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर वो आसीन नहीं होना चाहिए। और कौन कौन है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें शामिल है सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यूनियन। सिटिंग प्रेसिडेंट यानी एक बार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है, जिसका उदाहरण हमें मिलता है पहले राष्ट्रपति के चुनाव के बाद हुए दूसरे राष्ट्रपति चुनाव का, जिसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जो है वो दोबारा जो है भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। और सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट का भी उसके बाद हमें उदाहरण मिलता है कि जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको जो है वो उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको जो है फिर राष्ट्रपति के लिए जो है इलेक्ट किया गया था। आर्टिकल 59 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर और स्टेट का जो मेंबर है किसी भी हाउस का, अगर वो जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है तो उसको जो अपने प्रीवियस जो उसका पद था उसको जो है उससे इस्तीफ़ा देना होगा और वो जो उसकी सीट है वो वेकेंट हो जाएगी और उस पर जो है उपचुनाव बाद में करवाया जाएगा। तो अब हम जानेंगे मेथड ऑफ इलेक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत जटिल प्रक्रिया भी है अपने आप में, बट उसके बारे में हम जानेंगे अब कि मेथड ऑफ इलेक्शन यानी किस तरीके से राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है। प्रेसिडेंट इज बीइंग कंसिडर्ड द हेड ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। जो राष्ट्रपति है वो जो है राज्य का मुखिया होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है इलेक्ट किया जाता है। और कौन कौन होते हैं इस निर्वाचक मंडल में? इलेक्टेड एमपीज, एमएलएज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जे&के। यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्टेड एमएलएज हैं वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, राष्ट्रपति को इलेक्ट कर सकते हैं। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस प्रणाली के द्वारा होता है? वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ मतलब ये है कि हर राज्य के जो इलेक्टेड एमएलएज है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और इलेक्टेड एमएलएज हर राज्य में जो उनकी संख्या है वो अलग अलग है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलएज है और मिज़ोरम में हम देखेंगे तो 40 एमएलएज हैं,
है ना। तो फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या खेल है इसमें, यानी जो वोट वैल्यू निकलेगी हिमाचल के एमएलए की और मिज़ोरम के एमएलए की, वो अलग अलग होगी और वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है डिसाइड की जाएगी, है ना। ये मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। ये सिस्टम इसीलिए रखा गया ताकि चुनावों में एक यूनिफॉर्मिटी हो और किसी भी स्टेट के साथ कोई भेदभाव ना हो। कोई स्टेट ये ना बोले कि भाई हमें तो मौका ही नहीं मिला निर्वाचन करने का। तो इस तरह से ये सिस्टम बनाया गया ताकि एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो है वो सिस्टम बनाया गया। आगे इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वोट वैल्यू की मैंने बात की, तो एक वोट वैल्यू ऑफ एमएलए जो है किस तरह से जो है निकाला जाता है, और एक स्टेट के एमएलए का जो वोट वैल्यू होगा वो दूसरे स्टेट के एमएलए के वोट वैल्यू से बहुत डिफरेंट होगा। तो वोट वैल्यू का फॉर्मूला ये है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द असेंबली डिवाइडेड बाय 1000। ये निकल गई एक स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू। इसी तरह से ही इसी फॉर्मूले से बाकी स्टेट्स के एमएलएस की वोट वैल्यू भी काउंट होती है। इसमें एक बात जो है ध्यान देने योग्य है कि जो वोट वैल्यू एमएलए की है वो स्टेट टू स्टेट अलग होगी। जैसे हिमाचल में पॉपुलेशन है 68 लाख और जो सीटें हैं विधानसभा की वो 68 है और मिज़ोरम में 40 है। तो हिमाचल और मिज़ोरम की जो एमएलए की वोट वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और अगर इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद रिमाइंडर 500 से कम होता है तो उस वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि वोट वैल्यू ऑफ एमपी कैसे निकाली जाती है। तो टोटल वोट ऑफ ऑल एमएलएस, जो वोट वैल्यू निकली है एमएलएस की, उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो वो निकल गई वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो एक कोटा निर्धारित किया जाता है। जो ये संख्या जो इनको डिवाइड करके जो संख्या हमारे पास आएगी उसका जो है 50% कोटा निर्धारित किया जाएगा। और कोटे का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड अपॉन नंबर ऑफ मेंबर टू बी इलेक्टेड प्लस 1। ये फॉर्मूला लगा के हम जो है कोटा निश्चित करेंगे, 50% कोटा उस संख्या का, ठीक है। उस कोटा का क्या इस्तेमाल होगा वो भी हम देखेंगे आगे। जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसे कंडक्ट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो इलेक्ट किया जाता है। तो क्या होता है इस चुनाव में, मान लीजिए मैं एक स्टेट की एमएलए हूँ, तो मुझे दिया जाएगा एक सीक्रेट बैलेट पेपर। तो सीक्रेट बैलेट पेपर जब मुझे दिया जाएगा तो उसमें मुझे प्रेफरेंसेस भरने के ऑप्शन दिए जाएंगे। मान लीजिए 3 कैंडिडेट है तो मुझे प्रेफरेंसेस भरने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा कि मेरी पसंद का कैंडिडेट कौन है, उसका नाम मैं पहले लिखूंगी, जो मेरे उससे थोड़ी कम पसंद का है उसका दूसरे नंबर पे लिखूंगी, और जो उससे कम पसंद का है उसका मैं तीसरे नंबर पे नाम लिखूंगी। तो जब मैंने तो वोट डाल दिया, सबने वोट डाल दिया मान लो, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रेफरेंसेस वाले जो वोट है वो काउंट होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंसेस मिली है तो वो कैंडिडेट अगर 50% से ज़्यादा का उस कोटा का आंकड़ा जो है पार कर जाता है तो वो जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, ठीक है। पर अगर मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट उस 50% के कोटे को पार नहीं कर पाता, यानी उस संख्या तक नहीं पहुंच पाता, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में ऐसा होता है जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट्स पड़े होते हैं उसका बैलेट पेपर उठाते हैं और उसके बैलेट पेपर में जाहिर सी बात है लोगों ने उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी एमएलएज और एमपीज़ ने, बट फिर ये देखा जाएगा कि उसके बैलेट पेपर में सेकंड प्रेफरेंस किसको मिली हुई है। तो जिसको सेकंड प्रेफरेंस मिली हुई है तो उसका जो बैलेट पेपर है उस दूसरे कैंडिडेट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों कैंडिडेट के बीच डिवाइड हो जाएगा और फिर से काउंटिंग होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति जो है 50% कोटे को पार कर गया है। जो उस कोटे को पार कर जाएगा
तो वो जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होता है और इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। मतलब संख्या के हिसाब से नहीं होता है, इसमें आपको होता है संख्या के हिसाब से, बट सबकी आप पहली पसंद नहीं हो सकते ना, एक ही कैंडिडेट सभी एमएलएज की पसंद नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी जो जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसके वोट को आगे दो फर्दर कैंडिडेट में डिवाइड करना या फिर ऐड करना। ठीक है, आगे हम जानेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस राष्ट्रपति का किस प्रकार से होता है। तो इसकी बात जो है आर्टिकल 61 में की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या प्रोसेस रहता है इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट का। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने जो है वायलेशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का और उन पे आरोप भी बड़े गंभीर लग गए, तो ऐसे में जो उनको हटाने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चालू होगी। और उनको हटाने का प्रस्ताव जो है लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में जो है लाया जा सकता है। सबसे पहले इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। दोनों में से किसी एक सदन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित किया, तो ये प्रस्ताव पारित करने से पहले 14 दिन से पहले जो है राष्ट्रपति को इसका नोटिस भेजा जाना अनिवार्य है। और जब भी ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें जो है उस हाउस के जो है 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। फिर जो है वो जो प्रस्ताव है वहाँ पे वो 2/3 मेजॉरिटी से पास भी होना चाहिए। अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा में पास हो जाता है उसके बाद वो बिल जाता है लोकसभा में, ठीक है। जो भी रेजोल्यूशन है राष्ट्रपति को हटाने का, तो सबसे पहले जो दूसरा हाउस है लोकसभा, वो जो है राष्ट्रपति पे लगे आरोपों की जांच करती है। अगर जांच में पाया जाता है कि हाँ राष्ट्रपति दोषी है, तो उसके बाद जो है लोकसभा में भी वो प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। अगर वो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति हट जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, क्योंकि 2/3 बहुमत का मतलब है किसी सदन की संख्या से कि आधे से ज़्यादा लोगों का जो है सपोर्ट होना चाहिए उस प्रस्ताव को लेके, उस रेजोल्यूशन को लेके। मान लीजिए क्या 543 है ना हमारी लोकसभा की संख्या, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 272 लोगों से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट चाहिए इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। तो इसे जो है सबसे जटिल प्रक्रिया माना जाता है। अब हम बात करेंगे वेतन और भत्तों के बारे में। एक राष्ट्रपति को 5 लाख की सैलरी मिलती है पर मंथ, और इसके अलावा ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है उनको, बिना किराया दिए 5 साल तक वो उसमें रह सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो वेतन और भत्ते प्रिविलेजेस है राष्ट्रपति के, वो सारे जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फाइनेंस एक्ट 2018 के तहत उनके जो अलाउंसेस और सैलरी है उसको जो है उनके टेन्योर के दौरान हम घटा नहीं सकते, बढ़ा ज़रूर सकते हैं। यानी 5 लाख से 5.5 लाख कर सकते हैं, लेकिन 5 लाख से 4 लाख नहीं कर सकते उनके टेन्योर में। ये उसमें जो है प्रावधान किया गया है। और ये सारे जो भी सैलरी और अलाउंसेस निर्धारित करती है, ये पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी और अलाउंसेस हो या फिर प्रेसिडेंट की। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या होती है राष्ट्रपति की। तो आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो कार्यकारी शक्तियाँ होगी वो जो है राष्ट्रपति में निहित होगी और वो उसका डायरेक्टली उपयोग कर सकता है या फिर उसके सबॉर्डिनेट के तहत उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है राष्ट्रपति। सीधा सा मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे राष्ट्रपति जो है उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बहुत बार आगे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है, जो संविधान द्वारा उन्हें शक्तियाँ दी गई है, जो पावर्स दी गई है,
उसको उसका वो मतलब स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्हें जो है हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही वो काम करना होता है। असल में सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करती है, जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, बस नाम आगे राष्ट्रपति का जो है लगाया जाता है, वो चीज़ होती है यहाँ पे। तो फिर आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जो यूनियन मिनिस्टर्स होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, पर किसकी एडवाइस पे? प्रधानमंत्री की एडवाइस पे। और असल में क्या होता है कि प्रधानमंत्री अपने पसंदीदा मिनिस्टर के नाम लिख के देते हैं और फिर राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, और राष्ट्रपति कहते हैं अच्छा ये मिनिस्टर के नाम है तो फिर मैं इन्हें अपॉइंट कर लेता हूँ। अब आते हैं हमारे आर्टिकल 74 के बारे में, जो ये कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मैंने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट और जो यूनियन मिनिस्टर्स है वो इसमें जो है शामिल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये 74th आर्टिकल कैसा था, इसको कैसे अमेंड किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में, ये हम देखेंगे ज़रा। There shall be a council of ministers to aid and advise the president who shall act in accordance with such advice। तो इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ेगी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा उसे दी जाएगी। लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार में मान ही ले। राष्ट्रपति चाहे तो उसे रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर फिर से वही चीज़ राष्ट्रपति के पास आ जाती है तो वो राष्ट्रपति को करनी ही पड़ती है। ये बेसिकली जो था किसी बिल के संदर्भ में जो है ये बदलाव किया गया था। अगर कोई भी बिल जो है दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो उसके बाद उसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है राष्ट्रपति की सहमति लेने के लिए। राष्ट्रपति चाहे तो उसे वापस भेज सकता है एक बार के लिए कि इस पर रिकन्सिडरेशन करो तुम, ठीक है। और लेकिन उसके बाद इसको वही बिल मतलब अगर किसी उन्होंने रिकन्सिडर भी नहीं किया हो या फिर कोई सुझाव है वो भी नहीं अपनाए हो तो भी राष्ट्रपति को जो है वो अपनाना पड़ता है वो बिल उसी रूप में। इस बारे में ये आर्टिकल जो है बात करता है। और आर्टिकल 77 क्या बोलता है? आर्टिकल 77 ये बोलते हैं कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसा मैंने बताया काम सरकार करेगी और नाम लगाया जाएगा राष्ट्रपति का। आर्टिकल 78 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि जो भी लेजिस्लेचर प्रोसीजर हो रहा है या फिर कोई बिल सदन में पास हो रहा है, किसी बिल पे काम हो रहा है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। बिल के अलावा भी कोई और सरकारी काम है जिसका ब्यौरा राष्ट्रपति को चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, पावर्स टू अपॉइंट, यानी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। हालांकि इसमें जो नियुक्तियां हैं वो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत ही राष्ट्रपति करता है, उनकी एडवाइस पे ही करता है, बट फिर भी नियुक्ति करने का अधिकार है प्रधानमंत्री को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, किस किस की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो है अपॉइंट किया जाता है जब सदन में किसी पार्टी की जो है मेजॉरिटी जो है सिद्ध हो जाती है, तो उसके बाद उनका ही कोई मेंबर जो है अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है। अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 75, कैग ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ Council of Ministers, Governor of the States, Finance Commission, Attorney General of India, Chief Election Commissioner, UPSC and Joint Commission for a group of states, Special Officers for SCs and STs, Commission on Official Languages, Special ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इसके साथ ही 5th शेड्यूल में जो मतलब शेड्यूल एरिया है उससे रिलेटेड पावर्स होती है राष्ट्रपति के पास। इंटर स्टेट काउंसिल को भी अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। और जो भी यूटीज़ में ऑर्डर निकालने होता है वो भी प्रेसिडेंट के नाम से ही निकाले जाते हैं। आगे हम बात करेंगे पावर्स टू रिमूव। तो किस किस को रिमूव कर सकता है? मिनिस्टर को इंडिविजुअली रिमूव कर सकता है, पर किसके कहने पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के तहत।
उसके बाद चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी, इनको हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पे, पार्लियामेंट की रिपोर्ट पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पे। और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटा सकता है पार्लियामेंट प्रोसीजर के बाद, जब इम्पीचमेंट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज का। जैसे राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज की इम्पीचमेंट होती है। उसके बाद हम देखेंगे मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स को भी राष्ट्रपति तभी यूज़ कर सकता है जब उसके पास पार्लियामेंट का अप्रूवल होगा। यहाँ पे मैं पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी इससे पहले जो हमने देखा कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे सब कर रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होती है। तो मिलिट्री पावर्स में ये होता है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का है, वो सुप्रीम कमांडर है, और जब भी कोई वॉर डिक्लेयर करनी है या फिर वॉर के बाद पीस डिक्लेयर करनी है, किसी चीज़ की घोषणा करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन तभी की जाती है अगर पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल जो है दिया जाएगा उनको, तभी वो ये घोषणा करेंगे। उसके बाद डिप्लोमेटिक पावर्स, राष्ट्रपति के नाम पे ही सारी चीज़ें चल रही है, चाहे वो कोई भी ट्रीटी और एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, वो किया जाएगा राष्ट्रपति के बिहाफ पे। डेलीगेशंस जो फॉरेन को भेजे जाएंगे वो भी भेजे जाएंगे राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। अब आते हैं ज़रा हम लेजिस्लेटिव पावर्स में। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है राष्ट्रपति की? यहाँ पे जो है राष्ट्रपति का होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है, उस फर्स्ट सेशन में दोनों हाउसेस को एड्रेस कौन करता है? राष्ट्रपति। और सबसे पहले जो है राष्ट्रपति की स्पीच होती है, उसी के बाद जो है मोशन ऑफ थैंक्स जो है लाया जाता है सदन में, और राष्ट्रपति की स्पीच में जो जो बातें उन्होंने की है उनको फिर आगे डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन के लीडर जो है वो उस स्पीच के में जो जो बातें बोली गई है राष्ट्रपति द्वारा उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, और उस पर सवाल जवाब होता है। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, ये पावर वो जो है अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। लोकसभा को भंग क्यों करेगा राष्ट्रपति? जब लोकसभा अपनी मेजॉरिटी खो देगी, यानी कोई पार्टी के मेंबर्स अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देते हैं और मेजॉरिटी चली जाती है, तो लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति, और उसके बाद नए चुनाव किए जाते हैं आगे। जब भी कोई सेशन एंड होने वाला होता है, तो उसको जो एंड कौन करता है? उसको एंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर अगर सेशन की जो सीटिंग है उसका एंड कौन करता है? सेशन की जो सीटिंग है उसका एंड करता है स्पीकर। और सेशन तो बहुत लंबे लंबे चलते हैं, बहुत दिन चलते हैं ना, और सेशन का एक टाइम होता है, ठीक है। उसका जो समापन होता है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 86 का क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति कभी भी दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुला सकता है ना, पर उसको चेयर करेगा स्पीकर करेगा, अगर स्पीकर नहीं हो तो राज्यसभा के चेयरमैन करेंगे, है ना, ये चीज़ें इसमें दी गई है। उसके बाद ये भी है कि राष्ट्रपति अगर मान लीजिए कोई बिल के संदर्भ में दोनों सदनों के बीच में तनाव है, तो उसको रिजॉल्व करने का काम भी राष्ट्रपति का है। और पेंडिंग बिल्स के संदर्भ में भी राष्ट्रपति जो है जॉइंट सिटिंग बुला सकता है, ये काम भी राष्ट्रपति का होता है। इसके अलावा नॉमिनेट करता है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में। मनी बिल जो लोकसभा में प्रस्तुत होना होता है, उससे पहले जो है राष्ट्रपति उसको अप्रूव करता है, राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है, उसके बाद ही वो बिल जो है सदन में प्रस्तुत होता है। कोई बिल जो है वो आर्टिकल 3 से संबंधित है, जिसमें स्टेट की बाउंड्रीज़ को अल्टर करने की बात की गई है, वो भी सबसे पहले राष्ट्रपति को प्रस्तुत होता है, उसके बाद सदन में प्रस्तुत होता है। एक और पावर है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की। तो ये अध्यादेश होता क्या है, इसको मैं सिंपल टर्म्स में समझा देती हूँ। अध्यादेश यानी अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं चल रही है और उस समय किसी लॉ बनाने की ज़रूरत महसूस होती है, तो प्रेसिडेंट जो है अध्यादेश ला सकता है, और उस समय में जो है मतलब बुला सकता है, और जो भी बिल है उसको पेश किया जाता है। उसके बाद फिर वो एक्ट भी बन जाता है, वो अध्यादेश उस समय जब वो लाया जाता है, जब सेशन नहीं चल रहा होता है, पर वो टेम्परेरी बेसिस पे एक्ट बनता है, वो पूरी तरह से एक्ट नहीं बनता है। और जो अध्यादेश की जो
एज होती है या फिर कब तक वो वैलिड होता है, वो 6 वीक्स तक वैलिड होता है। और अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब दोनों सेशंस के बीच में जो है 6 महीने का गैप हो, यानी अगला सेशन जो है वो 6 महीने बाद होना हो। तो अगले सेशन में जो है उस टाइम टेम्परेरी बेस पे एक्ट बनाया गया है उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो जो है डिज़ोल्व हो जाता है अपने आप ही। अब हम बात करेंगे जुडिशियल पावर्स के बारे में। जुडिशियल पावर्स जो है वो आर्टिकल 72 के तहत जो है प्रेसिडेंट को प्रदान की गई है, जिसे पार्डनिंग पावर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है 5 प्रकार की जो है पार्डनिंग पावर्स जो राष्ट्रपति को दी है उसके बारे में हम जानेंगे। पार्डन, सबसे पहले है पार्डन यानी सभी दोषों से किसी भी अपराधी को मुक्त कर देना, उसे पार्डन कहेंगे। कम्यूटेशन यानी किसी अपराधी की सज़ा को लाइटर पनिशमेंट में जो है तब्दील कर देना, यानी अगर किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा में जो है वो कर देना, चेंज कर देना। और अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है तो उसको जो है 5 साल उसकी सज़ा कर देना या फिर 10 साल उसकी सज़ा कर देना, ये होता है कम्यूटेशन में। फिर आता है रिमिशन। जी हाँ, ये वही रिमिशन ऑफ फाइन है जो हम लिखा करते थे अपनी अंग्रेज़ी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के पेपर में, जो एप्लीकेशन हम लिखा करते थे, ये वही वाला रिमिशन है। रिमिशन यानी माफ़ कर दो भाई, घटा दो हमारा वो जो भी है, वो फ़ाइन कम कर दो। 10 रुपये फ़ाइन है तो उसको प्लीज़ कम कर दो, मैं बीमार था, ये था, वो था। तो रिमिशन होता है कि जो सज़ा की ड्यूरेशन है उसको जो है राष्ट्रपति घटा सकता है ना। मान लीजिए कि उम्र कैद की जो मान लीजिए कि उम्र कैद की जो सज़ा है उसकी ड्यूरेशन घटा दी कि हाँ 10 साल या फिर 15 साल, लेकिन जो प्रकृति है किसी सज़ा की उसको चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ ड्यूरेशन कम कर सकता है कि 5 साल की सज़ा को 2 साल कर दिया, ये चीज़ इसमें होती है। और उसके बाद आ गया रिप्राइव। इसमें जो है रिलीफ दिया जाता है टेम्परेरी टाइम के लिए, यानी कुछ टाइम के लिए उस सज़ा को जो है डिले किया जाएगा। और रिस्पाइट में ये होता है कि मान कोई स्पेसिफिक मैटर है उसमें जो है अपराधी को रिलीफ दिया जाता है किसी स्पेसिफिक मैटर में, या जैसे किसी अपराधी की फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाती है तो उस टाइम पे उसको जो है रिलीफ दिया जाएगा, या फिर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे उसे रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर जो दोषारोपण उस पर जो लगा है उससे वो मुक्त हो जाएगा, उससे वो मुक्त नहीं होता है, बस उसको कुछ टाइम के लिए रिलीफ दिया जाता है। अब बात करते हैं एमरजेंसी पावर्स के बारे में। एमरजेंसी पावर जो है उसका जिक्र आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत किया गया है। क्या है ये एमरजेंसी प्रोसीजर, इसके बारे में बात करते हैं। जो एमरजेंसी पावर है 352 वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, और नेशनल इमरजेंसी को डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 352 के तहत। एन एमरजेंसी कुड बी डिक्लेयर्ड बिकॉज ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी जब देश में युद्ध जैसी स्थिति हो जाए या फिर देश के अंदर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तो ऐसे समय में 352 के तहत राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो ये था शब्द इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको जो है रिप्लेस किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और जो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है जिसका प्रयोग करके इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की मंजूरी लिए जो है इमरजेंसी लगा दी थी, उसको ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है चेंज किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में थी वो जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंज की जाती है। कौन कौन सी वो चीज़ें थी उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यही कि कैबिनेट वर्ड इंसर्ट किया गया 352 के सब क्लॉज बी में, क्योंकि ये देखा गया कि जो इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने बिना किसी कैबिनेट की मंजूरी के जो है इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो कैबिनेट वर्ड का जिक्र संविधान में हमें 352 में देखने को मिलता है, और कहीं भी कैबिनेट वर्ड का जिक्र नहीं किया गया है। संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र किया गया है।
तो ये जो वर्ड था ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है इंसर्ट किया गया था, कैबिनेट वर्ड, कि बिना कैबिनेट की रिटन अप्रूवल के जो है प्रेसिडेंट इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या चेंजेस किए गए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इस इमरजेंसी वाले प्रोविज़न में। तो सबसे पहले कि बिना कैबिनेट की रिटन मंजूरी और बिना प्राइम मिनिस्टर की कंसल्ट के राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी नहीं लगा सकते, और इमरजेंसी का जो ये घोषणा होनी है इससे पहले डिस्कस किया जाएगा पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट में ये 2/3 बहुमत के साथ पास हो जाता है तो राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकते हैं। और जो अगर 1 महीने के अंदर अंदर इस घोषणा से रिगार्डेड ये प्रस्ताव पास नहीं होता है तो ये ख़त्म हो जाता है, फिर राष्ट्रपति घोषणा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और पहले अगर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूँ या फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले की बात करूँ तो उसमें ये पीरियड 2 महीने का था और 2 महीने से घटाकर इसे 1 महीने का कर दिया। और इमरजेंसी कब तक वैलिड होती है? 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक वैलिड होती है। अगर इमरजेंसी के प्रोसीजर को आगे चालू रखना है तो फिर से जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, तभी ये घोषणा की जा सकती है। और अगर इमरजेंसी के उसको विड्रॉल करना है या फिर ख़त्म करना है इमरजेंसी को तो वो हो जाएगा सिंपल मेजॉरिटी से। लेकिन अगर लाना है देश में, ठीक है, पास करना है, तो उसके लिए चाहिए भाई स्पेशल मेजॉरिटी। ये कहा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले सिंपल मेजॉरिटी से जो है ये इमरजेंसी का प्रोविज़न पार्लियामेंट में पास हो जाता था। और 359 आर्टिकल जो कहता है वो ये कहता है कि इमरजेंसी का क्या इफ़ेक्ट होगा। पहले इफ़ेक्ट तो यही होगा, हम बहुत बार हमने पढ़ा है कि जो हमारे अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो सारे निलंबित किए जाएंगे। हम इमरजेंसी में ये नहीं कह सकते कि मुझे घूमने की आज़ादी है, मुझे बोलने की आज़ादी है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया तो उसमें ये कहा गया कि सरकार जो है सारी आज़ादी को या फिर सारे फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकती है। उससे पहले ये प्रोसीजर नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आया है। तो ये था नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य। अब हम फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 356। तो बेसिकली ये तब होता है जब कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो या फिर किसी स्टेट में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, कोई विद्रोह हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो है सेंटर उस स्टेट की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले लेती है। आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 ये कहता है कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज़ कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका भी जो है बहुत जिक्र किया जाता है कि सेंटर अपनी मनमानी करता है, स्टेट पे इमरजेंसी लगा देता है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। तो जो ये इमरजेंसी है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसकी पावर भी जो है प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन बिना जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसल्ट किए बिना जो है वो ये इमरजेंसी नहीं लगा सकता राष्ट्रपति। या फिर ये इमरजेंसी कब लगती है? राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, या फिर स्टेट में कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, या फिर 356 क्लॉज 1 के तहत गवर्नर ये राष्ट्रपति को बोले कि जो है स्टेट की स्थिति ठीक नहीं है सर, तो आप यहाँ पे जो है नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए और जो भी हमारे जो स्टेट का बागडोर है वो सेंटर के हाथ में ले लीजिए। तो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इस घोषणा के बाद अगर ये इमरजेंसी स्टेट पे लागू हो जाती है? इफ़ेक्ट ये होता है कि जो भी स्टेट के काम है, लेजिस्लेचर की जो प्रक्रिया है वो सेंटर के हाथ में आ जाती है और सेंटर ही उस पर जो है कानून बनाती है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि जो भी बिल होते हैं वो सारी चीज़ें जो है सेंटर ही देखती है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल होती है और ऐसी घोषणा बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं की जा सकती है।
अब हम बात करेंगे हमारी आखिरी प्रोविज़न के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये बहुत रेयर देखी गई है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल से हम नहीं गुजरे हैं। पर क्या कहता है संविधान इस पे, ये जानते हैं। अगर राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए, राष्ट्रपति यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये विश्वास हो जाए कि देश जो है संकट की स्थिति में है, वित्तीय स्थिति में है, तो ऐसे में जो है इस इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। और व्हेन सच प्रोक्लेमेशन इज इन ऑपरेशन, द सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स टू ऑब्जर्व सच कैनन्स। जो भी है, मतलब ऐसी स्थिति में जो है सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है स्टेट के अकॉर्डिंग। और इसके इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि जो भी सरकारी पदों पे बड़े बड़े जो भी सरकारी पद है उस पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनकी जो सैलरीज़ है उनमें जो है रिडक्शन हो जाता है, या फिर जो अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के होते हैं उनमें कटौती की जाती है थोड़ी बहुत। और जो भी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल स्टेट में जो है पास किए गए हैं, वो जो है रखे जाते हैं राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए, वो जो है रिजर्व किए जाते हैं बेसिकली। ये सब चीज़ें इसमें होती है। तो फिलहाल अब हम अपने लेक्चर के अंत में पहुंच चुके हैं। पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसके साथ साथ ही वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। बहुत चीज़ों में वो खुद से घोषणाएं नहीं करते हैं, बल्कि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो। उस संदर्भ में जो है जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर सी दिखती है। मतलब राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का है, प्रोविज़न तो यही है, लेकिन क्या सचमुच में राष्ट्रपति की स्थिति इतनी जो है मतलब गई गुजरी है? कहने का मतलब ये है। तो बहुत बार हमें जो है ये देखने को मिलता है कि जो प्रेसिडेंट का चहीता होता है, जो प्राइम मिनिस्टर का चहीता होता है, वही प्रेसिडेंट बनता है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में वीवी गिरी का इलेक्शन जब हुआ था, वो आई थिंक 4th प्राइम मिनिस्टर बने थे प्रेसिडेंट बने थे हम देश के। तो वो जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव बड़ा दिलचस्प था कि पार्टी ने कोई और मेंबर सिलेक्ट किया हुआ था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और इंदिरा गांधी वीवी गिरी से कहती है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उस दौरान, कि आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। इंदिरा गांधी के सपोर्ट पे चुनाव लड़ा जाता है और वो कहती हैं कि अपनी अंतरात्मा से फैसला लीजिए, और वीवी गिरी इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ऐसे में बहुत बार देखा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो जो है प्रधानमंत्री का ही आदमी एक तरह से वहाँ पे इलेक्ट किया जा रहा है। या फिर वो जब इमरजेंसी लगी थी तो फखरुद्दीन अली जो राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने वो इमरजेंसी का जो लगाई थी वो उन्होंने साइन किया हुआ था। तो सचमुच में क्या ऐसा देखने को मिलता है हमें हमारी सिस्टम में? कुछ हद तक देखने को मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति की स्थिति कमज़ोर है। क्योंकि बहुत बार जब कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर हमें देखने को मिला 1989 से 2004 तक, तो उसमें जो है राष्ट्रपति की जो पोजीशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है। और राष्ट्रपति जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, सबसे सुप्रीम ओहदा है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर आता है सबसे पहले प्रेसिडेंट। जो हायरार्की की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है। तो ये मतलब नहीं है कि उसकी स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि जब कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर होता है तो जब लोकसभा को भंग करना होता है वो राष्ट्रपति करता है। और अगर किसी को प्रधानमंत्री भी अपॉइंट करना होता है, जब मेजॉरिटी नहीं होती है लोकसभा में किसी पार्टी की, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है कि कौन सही है देश के लिए, या फिर किसे मैं मौका दूं सरकार बनाने का। तो उस समय जो है राष्ट्रपति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो राष्ट्रपति को वीटो पावर भी दी गई है, जिसमें वो बिल को एक बार भेज सकते हैं वापस और रिकन्सिडरेशन के लिए रोक सकते हैं बिल को। बट उसमें ये है कि अगर वापस उनके पास आता है तो उन्हें वो मानना पड़ता है। लेकिन पॉकेट वीटो का भी जिक्र किया गया है, वो भी राष्ट्रपति के पावर्स में है। वीटो पावर मैंने जिक्र नहीं किया है। वीटो पावर 3 प्रकार की होती है: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में ये होता है कि राष्ट्रपति न बिल को मंजूरी देता है, ना उसको जो है वापस भेजता है,
ठीक है, मतलब बीच में अटका के रखता है मामला। तो इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल भी बहुत से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किया हुआ है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि प्रेसिडेंट की स्थिति मतलब कमज़ोर है या फिर अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार जो है प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता। बहुत से टाइम में प्रेसिडेंट ने किया है। आपातकाल की स्थिति में या फिर संकट की स्थिति में प्रेसिडेंट ने ये काम किया हुआ है। और एक जिक्र हमें मिलता है 1999 में, जब मिस्टर नारायणा ने जो है एक जो घोषणा थी उसको जो है साइन करने से इनकार कर दिया था, जब जो है यूनियन गवर्नमेंट बिहार में जो है 356 लगाने वाली थी, तो उन्होंने उन्हें वापस जो है उसको भेज दिया। तो ऐसे हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं। और मिस्टर नारायणन के कार्यकाल में जो है बहुत से ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि उसी वक्त जो है कोलिशन गवर्नमेंट का दौर चल रहा था। तो राष्ट्रपति के पास ये चैलेंज होता है और स्वतंत्रता भी होती है कि वो अपने बुद्धि और विवेक से काम ले। तो राष्ट्रपति की स्थिति इम्पॉर्टेंट है और राष्ट्रपति जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, पहला नागरिक है देश का। इसके साथ साथ राज्य का मुखिया भी राष्ट्रपति ही है और हायरार्की में सबसे टॉप पर भी राष्ट्रपति ही है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इतना ही था राष्ट्रपति के से रिलेटेड जो भी बातें थी। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करवा दी है। कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझसे छूट गई है, जैसे वीटो पावर है, और भी अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई है तो आप मुझे बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।